कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2005 की बात है। प्रतिभा मूर्ति नाम की एक महिला मल्टीनेशनल कंपनी एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में काम करती थी। ये ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज सेकंड में स्थित था। प्रतिभा मूर्ति की ड्यूटी अधिकतर नाइट शिफ्ट में होती थी, जो रात के 2 बजे से शुरू होती थी। रात में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को कंपनी की ओर से घर से ऑफिस लाने के लिए कैब या टैक्सी की सुविधा दी जाती थी। प्रतिभा भी इसी सुविधा का उपयोग करती थी और कंपनी की गाड़ी से ऑफिस जाती थी। प्रतिभा के घर में उनकी मां के अलावा और कोई नहीं था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। दरअसल साल 1977 की 16 मई को उनके पिता गैस स्टोव पर खाना बना रहे थे। तभी स्टोव अचानक फट गया। इस हादसे में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय प्रतिभा मात्र 15 दिन की थी। इस दुखद घटना के बाद उनकी मां गोवर अम्मा ने ही मेहनत और लगन से अपनी बेटी की परवरिश की। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके प्रतिभा को पढ़ाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। गोवर अम्मा के प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि प्रतिभा ने अपनी मेहनत और लगन से एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में एक अच्छी पोस्ट हासिल कर ली। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रतिभा ने भी कड़ी मेहनत की थी। हालांकि इस नौकरी से पहले ही प्रतिभा ने श्रीनिवास शेट्टी नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। श्रीनिवास शेट्टी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ओक्विन फाइनेंस के बीपीओ में काम करते थे। उनका ऑफिस बेंगलुरु के कोरा मंगला इलाके में स्थित था। श्रीनिवास और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। दोनों ने अपने परिवारों की सहमति से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा को एचपी ग्लोबल सॉफ्ट में नौकरी मिल गई। ये नौकरी उनके लिए और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। शादी के बाद प्रतिभा और श्रीनिवास का जीवन खुशहाल चल रहा था। प्रतिभा की मां गोवर अम्मा भी अपनी बेटी की सफलता और खुशियों से बेहद प्रसन्न थी। उन्होंने अपनी बेटी को संघर्षों के बीच पाला था और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। प्रतिभा का जीवन उस समय एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। वो एक सशक्त महिला थी, जिन्होंने जीवन के हर संघर्ष को अपने हौसले से पार किया। उनकी मां की मेहनत और उनके पति का सहयोग, दोनों ने मिलकर प्रतिभा की सफलता में अहम भूमिका निभाई। प्रतिभा की सफलता ने उनके परिवार को गर्व और संतोष का अनुभव कराया। प्रतिभा की शादी के बाद उनकी मां घर पर अकेली रहती थी। ऐसे में प्रतिभा कुछ दिन अपने मायके में रहती और कुछ दिन ससुराल में। उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 13 दिसंबर 2005 की वो रात एक भयानक घटना का गवाह बनी। प्रतिभा ने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की थी। उनका काम नाइट शिफ्ट में होता था। 13 दिसंबर की रात भी प्रतिभा को लेने कंपनी की ओर से कैब भेजी गई थी। उस रात प्रतिभा ससुराल में थी। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी मां को कॉल करके बताया कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है और थोड़ी देर में कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकलेंगी। रात करीब 2 बजे से कुछ मिनट पहले कंपनी की कैब कुमार स्वामी लेआउट पहुंची। ड्राइवर ने प्रतिभा को फोन करके बताया कि गाड़ी आ चुकी है और बाहर आ जाएं। ड्राइवर प्रतिभा को दीदी कहकर बुलाता था, इसलिए वो उसे भैया कहती थी। कंपनी में कई ड्राइवर्स थे और प्रतिभा उनके नाम और नंबर जानती थी। उन्होंने सभी ड्राइवर्स के नंबर अपने फोन में सेव कर रखे थे। प्रतिभा कैब में बैठी और गाड़ी ऑफिस की ओर चल पड़ी। आमतौर पर प्रतिभा को घर से ऑफिस पहुंचने में 30 से 35 मिनट लगते थे। वो रोज ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी मां को मैसेज करती थी कि वो सुरक्षित पहुंच गई है। उनकी मां गोवर अम्मा प्रतिभा का मैसेज देखने के बाद ही चैन से सोती थी। लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। गोवर अम्मा रात को जल्दी सो गई थी। सुबह जब वो उठी तो उन्होंने अपने फोन में प्रतिभा का मैसेज चेक किया। उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला। उन्होंने तुरंत प्रतिभा को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने बार बार कॉल किया,
लेकिन हर बार फोन बंद मिला। चिंता बढ़ने पर गोवर अम्मा ने प्रतिभा के पति श्रीनिवास को फोन किया। श्रीनिवास ने बताया कि प्रतिभा रात को ऑफिस के लिए निकल गई थी। उन्होंने कहा कि शायद काम में व्यस्त होने के कारण प्रतिभा ने अपना फोन बंद कर दिया होगा। लेकिन गोवर अम्मा को यह बात मानने में संकोच हो रहा था। उनके पास प्रतिभा के ऑफिस का नंबर भी था। उन्होंने ऑफिस में फोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी दी कि प्रतिभा उस दिन ड्यूटी पर नहीं आई थी। यह सुनकर गोवर अम्मा की चिंता और बढ़ गई। रात को जब प्रतिभा से उनकी बात हुई थी, तब प्रतिभा ने बताया था कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है और कैब का इंतजार कर रही है। श्रीनिवास ने भी यही कहा था कि वो ऑफिस चली गई थी। लेकिन ऑफिस से पता चला कि प्रतिभा वहां पहुंची ही नहीं। आखिरकार गोवर अम्मा परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मामला एक महिला की गुमशुदगी का था, जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी और आखिरी बार अपनी कंपनी की कैब में देखी गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने प्रतिभा के लापता होने की सूचना मिलने के बाद तुरंत हरकत में आकर जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस प्रतिभा के ऑफिस पहुंची। वहां के कर्मचारी भी ये जानकर हैरान थे कि जब प्रतिभा घर से ऑफिस के लिए निकली थी, तो वो ऑफिस क्यों नहीं पहुंची। ऑफिस के सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि प्रतिभा हमेशा अपने काम को लेकर जिम्मेदार रहती थी। यदि किसी कारणवश वो ऑफिस नहीं आ पाती, तो पहले ही एप्लीकेशन दे देती थी या फोन करके सूचना दे देती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात ने पुलिस और ऑफिस के लोगों को और भी चिंता में डाल दिया। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए ये समझने की कोशिश की कि यदि प्रतिभा रात 2 बजे घर से निकली थी, तो वो निश्चित रूप से कंपनी की ही कैब में बैठी होंगी। प्रतिभा किसी अनजान गाड़ी में बैठने जैसी नहीं थी। इसके अलावा गाड़ी का ड्राइवर भी उनका जानने वाला ही होता था। कंपनी में काम करने वाले सभी कैब ड्राइवरों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान पता चला कि विशाल नाम का ड्राइवर प्रतिभा को हर रोज रात 2 बजे उनके घर से पिक करता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद उन्हें घर छोड़ देता था। जब पुलिस ने विशाल से पूछताछ की, तो उसने बताया कि हर रोज की तरह उस रात भी वो प्रतिभा को लेने गया था। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचा, तो उसे पता चला कि प्रतिभा पहले ही किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। विशाल का ये बयान पुलिस के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस रात प्रतिभा को लेने और छोड़ने की ड्यूटी केवल विशाल की थी। यदि वो अपनी ड्यूटी पर था, तो कोई दूसरा ड्राइवर प्रतिभा को लेने क्यों गया? इस स्थिति ने पुलिस की जांच को और भी जटिल बना दिया। सभी ड्राइवरों से पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उस रात कंपनी का कोई भी दूसरा ड्राइवर प्रतिभा के घर नहीं गया था। सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। अब सवाल यह था कि आखिर वो कौन था जिसने प्रतिभा को उनके घर से पिक किया? पुलिस ने कंपनी से उन ड्राइवरों की लिस्ट निकलवाई जो उस रात ड्यूटी पर नहीं आए थे। इसी बीच ये मामला मीडिया में भी पहुंच गया। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली महिला के लापता होने की खबर ने पूरे कर्नाटक में सनसनी फैला दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले दिन यानी 13 दिसंबर को इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा के फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन का पता लगाया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि प्रतिभा के फोन पर आखिरी कॉल शिव कुमार नाम के व्यक्ति ने किया था। शिव कुमार भी उसी कंपनी का ड्राइवर था और पहले भी कई बार प्रतिभा को उनके घर से पिक कर चुका था। लेकिन पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि शिव कुमार उस रात ड्यूटी पर नहीं था। पुलिस ने जांच में पाया कि शिव कुमार ने घटना वाली रात प्रतिभा को पिक करने के लिए उनके घर के पास अपनी गाड़ी पहुंचाई थी। लेकिन सवाल यह था कि अगर वो उस रात ड्यूटी पर नहीं था, तो उसने प्रतिभा को क्यों और कैसे पिक किया? शिव कुमार के फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच करने के बाद पुलिस ने उसके घर का पता लगाया।
अब जांच इस दिशा में केंद्रित हो गई थी कि शिव कुमार का इस पूरी घटना में क्या रोल था और वो प्रतिभा को लेकर कहां गया। शिव कुमार की कॉल डिटेल से पता चला कि प्रतिभा के नंबर पर आखिरी बार उसने ही फोन किया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ड्राइवर शिव कुमार के जानने वालों से उसके गांव का पता पूछती है और फिर एक टीम उसे अरेस्ट करने के लिए गांव में पहुंचती है। वहां से पता चला कि शिव कुमार शादीशुदा है और उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी पत्नी तो पिछले 10 दिनों से अपने मायके में है, लेकिन शिव कुमार यहां पर नहीं आया था। दिसंबर महीने की 14 तारीख भी ऐसे ही बीत गई थी। प्रतिभा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार को हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस इधर उधर की खाक छान रही थी, लेकिन वो लोग शिव कुमार के उस घर पर नहीं पहुंचे थे जहां वो बेंगलुरु में रहता था। और फिर थक हारकर 14 दिसंबर की शाम को क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार के बेंगलुरु वाले कमरे पर पहुंची। उस घर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, जिससे लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजा शिव कुमार ने ही खोला था। घर में रखे टीवी पर गुमशुदा प्रतिभा की खबर चल रही थी। इसके बाद शिव कुमार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि प्रतिभा के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने कहा, मैं तो उस दिन कंपनी में भी नहीं गया था, तो फिर मैं उस रात प्रतिभा के घर कैसे जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने शिव कुमार के घर और उसके आसपास के इलाके की गहन छानबीन की। पुलिस ने उन सभी जगहों की तलाशी ली जहां वो सामान्य रूप से जाता था। उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा के आधार पर पुलिस ने यह पाया कि शिव कुमार ने उस रात प्रतिभा को पिक किया था, लेकिन उसने पुलिस से यह तथ्य छुपा लिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही थी कि शिव कुमार ने ऐसा क्यों किया और क्या वह प्रतिभा के लापता होने के पीछे का मुख्य कारण था। क्योंकि पुलिस के पास भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सबसे अहम सबूत प्रतिभा और शिव कुमार की कॉल डिटेल्स थी, जिसके मुताबिक शिव कुमार ने ही प्रतिभा को आखिरी बार फोन किया था। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर भी शिव कुमार यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। पुलिस को भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया था जिनकी प्रतिभा के साथ पहले कभी कोई कहासुनी हुई थी, लेकिन शिव कुमार को अरेस्ट करने के बाद उन सभी को छोड़ दिया गया था। शिव कुमार को भी ज्यादा दिनों तक पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए पुलिस ने शिव कुमार को छोड़ने से पहले उससे पूछताछ करने की एक आखिरी कोशिश की। 15 दिसंबर की रात को पुलिस वालों ने शिव कुमार से कहा, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने झूठ बोला तो फिर भी तुम फंस चुके हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। कम से कम सजा दिलाने की बात सुनकर शिव कुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। उसने बताया कि 1 दिसंबर की रात करीब 2 बजे उसने ही प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया था। फिर वो उसे कैब में बैठाकर अपने साथ ले गया था। आगे पुलिस ने शिव कुमार से पूछा कि प्रतिभा कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह को शिव कुमार क्राइम ब्रांच पुलिस को कनकपुरा रोड पर स्थित अंजनापुरा बीडीए लेआउट नामक जगह पर ले गया। ये बेंगलुरु का थोड़ा बाहरी इलाका है और उन दिनों ये इलाका काफी सुनसान रहता था। शिव कुमार ने वहां पहुंचकर एक नाले की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने थोड़ा आगे चलकर उस नाले के अंदर देखा तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था, जिससे साफ हो गया था कि प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है। उस दरिंदे ने प्रतिभा को कत्ल कर दिया था। खैर, पुलिस ने प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने प्रतिभा की मां को भी ये खबर दी कि उन्हें एक शव मिला है, आप एक बार हॉस्पिटल पहुंचकर उस शव की शिनाख्त कर लीजिए। ये खबर सुनकर प्रतिभा की मां की हालत बुरी हो गई। वो बेचारी जैसे तैसे करके
अपने भाई यानी प्रतिभा के मामा के साथ हॉस्पिटल पहुंची। जब उन्हें शव दिखाया गया तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वो लाश उनकी बेटी प्रतिभा की ही है। इस खबर को सुनते ही उनकी दुनिया जैसे तहस-नहस हो गई। उनका दिल बैठ गया और वे सिहर उठीं। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा और उसे खो देने का गम उनके दिल को सता रहा था। यही गम उनकी मां के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने कलेजे के टुकड़े को खोने के शोक में डूब गई थी। 16 दिसंबर को प्रतिभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ रेप किया गया था और उसके गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसकी वजह से प्रतिभा की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट ने मामले को और भी जटिल बना दिया था। पुलिस के लिए ये एक जघन्य अपराध था, जिसमें न केवल हत्या बल्कि दुष्कर्म भी किया गया था। इसके बाद इस केस को लेकर पूरे बेंगलुरु में सनसनी फैल गई। प्रतिभा के परिवार के लिए ये एक बड़ी त्रासदी थी। उसकी मां और परिवार के सदस्य इस खबर को सुनकर शोक में डूब गए थे। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और वे न्याय की उम्मीद में पुलिस के कार्यों को देख रहे थे। समाज में भी इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया था। खासकर उन महिलाओं के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी। उन महिलाओं में भय की भावना फैल गई थी और अब वे नाइट ड्यूटी पर जाने से घबराने लगी थी। इसके बाद कई कंपनियों ने यह निर्णय लिया कि अब हर एक कैब के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जाएगा, ताकि इस तरह के अपराधों से बचा जा सके। शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ जारी रखी। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर की रात को 2 बजे से पहले वो कंपनी की कार लेकर प्रतिभा के घर कुमार स्वामी लेआउट पहुंचा। वहां पहुंचकर शिव कुमार ने प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया। प्रतिभा तो पहले ही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो अक्सर विशाल नाम के ड्राइवर के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन उस रात बहुत दिनों के बाद उसे पिक करने के लिए शिव कुमार आया था। प्रतिभा ने उससे पूछा भी था कि भैया, आज आप क्यों आए हो, जबकि हर रोज तो विशाल भैया आते थे। शिव कुमार ने उससे कहा कि आज विशाल छुट्टी पर है, इसलिए विशाल की जगह मेरी ड्यूटी लगी है। इसके बाद प्रतिभा गाड़ी में बैठ जाती है। वो हमेशा कार में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठती थी। उस रात भी प्रतिभा आगे की सीट पर ही बैठ गई। रात होने की वजह से प्रतिभा को चलती हुई गाड़ी में नींद आने लगी और वो थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से वो ऑफिस जाती है। प्रतिभा ने शिव कुमार से कहा, भैया, ये तो ऑफिस जाने वाला रास्ता नहीं है। शिव कुमार ने उसे बताया कि आज एक और ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए एक और एम्प्लॉय को पिक करना है। लेकिन जैसे ही गाड़ी अंजनापुरा इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंची तो शिव कुमार ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने तेजी से चाकू निकाला और प्रतिभा के गले पर रख दिया। शिव कुमार ने प्रतिभा से कहा, चुपचाप बैठी रहो, चिल्लाना मत। इसके बाद वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक शिव कुमार को गश्त कर रही बेंगलुरु पुलिस की एक पीसीआर वैन अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को आते देखकर प्रतिभा की जान में जान आ गई। लेकिन शिव कुमार ने गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे थे, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरने लगी तो शिव कुमार ने एक हाथ से प्रतिभा का मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ में चाकू था। शिव कुमार ने धमकी देते हुए प्रतिभा से कहा, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। भले ही बाद में पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसकी इस धमकी से प्रतिभा डर गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पुलिस वालों ने भी सुनसान जगह पर खड़ी उस गाड़ी के बारे में तहकीकात नहीं की। अगर पुलिस उस रात शिव कुमार की गाड़ी को चेक कर लेती तो शायद प्रतिभा की जान बच जाती। खैर, इसके बाद शिव कुमार ने पहले तो उस महिला के साथ चाकू की नोक पर रेप किया और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया।
वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला बहता था। शिव कुमार ने उसके शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद वो आराम से अपने घर चला गया। शिव कुमार घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। शिव कुमार सुबह को जब सोकर उठा तो उसने सबसे पहले टीवी ऑन किया। हर न्यूज चैनल पर प्रतिभा की गुमशुदगी की खबर चल रही थी। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाने लगा कि प्रतिभा के लापता होने में कंपनी के ही किसी ड्राइवर का हाथ है। लेकिन शिव कुमार तब भी फरार नहीं हुआ था। जब पुलिस ने शिव कुमार से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि इस घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी उसके साथ लड़कर मायके चली गई थी। ऐसे में उसका मन किया कि वो किसी के साथ संबंध बनाएगा। इसके लिए शिव कुमार ने ऑफिस की 3 लड़कियों को चुना और उन्हें फोन करके कहा कि आज वो उनको पिक करने के लिए आएगा। लेकिन उन्होंने शिव कुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी उसे अचानक प्रतिभा का ख्याल आया। प्रतिभा उसकी बातों में आ गई। इसके बाद शिव कुमार ने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। शिव कुमार का कहना था कि अगर मैं उसे जिंदा छोड़ता तो वो मुझे फंसा देती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। इस घटना का खुलासा होने के बाद बेंगलुरु सहित पूरे कर्नाटक राज्य के लोगों में गुस्सा था। सभी लोग शिव कुमार को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद जनवरी साल 2006 में इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। शिव कुमार पर सेक्शन 366 यानी किडनैपिंग, 356 रेप और 302 यानी कत्ल करने के चार्ज लगे। और फिर 6 अक्टूबर 2010 यानी इस घटना के 5 साल बाद आरोपी शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और वो भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन फिर साल 2011 में शिव कुमार ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी की गई। लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बदलते हुए 30 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शिव कुमार का कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी शिव कुमार अब 11 साल और जेल में रहेगा। इसके बाद शिव कुमार तो जेल से छूट जाएगा, लेकिन उस हैवान के कारण एक मासूम महिला ने अपनी जान गंवा दी। उसने एक बूढ़ी मां के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। प्रतिभा के परिवार के लिए ये एक अपूरणीय क्षति थी। एक बेटी की मौत ने उसकी मां को पूरी तरह तोड़ दिया। एक ऐसी मां जिसने अपनी बेटी को बड़े अरमानों और प्यार से पाला था, वो अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का सामना कर रही थी। प्रतिभा की मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समाज को भी गहरे धक्के से भर दिया था। ये एक चेतावनी थी कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अधिक सतर्क और जिम्मेदार होना होगा। शिव कुमार की मानसिक स्थिति उस समय बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी पत्नी के जाने के बाद वो अकेला और निराश महसूस कर रहा था। इस मानसिक स्थिति में वो ऐसे कदम उठा रहा था जो न केवल गैरकानूनी थे बल्कि समाज के लिए भी एक घिनौना अपराध थे। उसने अपनी मानसिक असंतुलन और अकेलेपन का फायदा उठाकर एक निर्दोष महिला को अपना शिकार बना लिया। ये घटना न केवल एक जघन्य अपराध थी बल्कि ये उस समाज की चेतावनी भी थी जहां मानसिक दबाव और अकेलापन एक व्यक्ति को घातक रास्ते पर ले जा सकता है। प्रतिभा का शिकार बनने के बाद शिव कुमार ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसकी हरकतों से लगता था कि वो अपने किए पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने न केवल एक निर्दोष महिला की जान ली बल्कि उसके परिवार को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई। अगर पुलिस ने उस गाड़ी की जांच उस रात कर ली होती तो शायद प्रतिभा की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण वो घटना हुई जो न केवल प्रतिभा के परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गहरी शोक की वजह बन गई। इस घटना ने ये केस पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि महिलाओं को उनकी मेहनत, उनके अधिकार
और उनके सम्मान का पूरा हक मिलना चाहिए। साथ ही ये समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। हालांकि न्याय की प्रक्रिया के चलते शिव कुमार को सजा दी गई, लेकिन इससे प्रतिभा की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। उसकी मौत ने एक समाज में हिलचाल मचा दी और उसके बाद भी कई परिवारों ने अपनी सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। शिव कुमार का अब जेल से बाहर निकलने का समय करीब है, लेकिन उसका जीवन कभी भी सामान्य नहीं होगा। एक अपराधी का जीवन हमेशा अपराध के दाग से भरा रहता है और वो समाज में कभी भी सम्मानित नहीं हो सकता। वहीं प्रतिभा की मां को अपना बेटी खोने का दर्द हमेशा रहेगा और वो कभी भी अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगी। इस केस ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे समाज को और अधिक जागरूकता की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।